तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक कुछ डेरिवेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी चेंज किस तरीके से होती है। आज के इस लेक्चर में हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं कि एंट्रोपी किस चीज़ों का फंक्शन होता है। हमने पढ़ा है कि जैसे हमने पिछले पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। मतलब जिस तरीके से टेम्परेचर चेंज होता है उस तरीके से हमारी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है। ऐसे ही एंट्रोपी हमारे तीन चीज़ का फंक्शन होता है। कितनी चीज़ का? तीन चीज़ का। हम चेंज एंट्रोपी तीन चीज़ का क्या है? फंक्शन है। जिसमें से सबसे पहले तो टेम्परेचर है कि जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आएगा वैसे वैसे इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी में भी चेंज आएगा। दूसरा है प्रेशर, जैसे जैसे किसी सिस्टम के प्रेशर में चेंज आएगा उस सिस्टम के एंट्रोपी में चेंज आएगा। और तीसरा है उस सिस्टम का वॉल्यूम, जैसे जैसे वॉल्यूम में चेंज आएगा और वैसे वैसे हमारे किस में भी चेंज आएगा? एंट्रोपी में भी चेंज आएगा। तो हमें फॉर्मूले निकालने हैं जिसमें हम एंट्रोपी को इन सब का क्या दिखाएं? एज अ फंक्शन दिखाएं। तो हमारे पास दो तरीके के क्या बनते हैं? कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हमारे दोनों में रहता है। पहले हम दिखाएंगे एंट्रोपी को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि वो टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या है? फंक्शन है। और फिर हम दिखाएंगे एंट्रोपी को वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। हम ये पहले दिखा के ये भी कर सकते हैं, ये पहले दिखा के ये भी कर सकते हैं। चलो हम पहले ये दिखाते हैं फिर ये करेंगे। तो पहले मैं चाहूंगा कि एंट्रोपी को एज अ फंक्शन दिखाऊं टेम्परेचर और वॉल्यूम। मतलब इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मैं एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल टू एक ऐसा फॉर्मूला लाऊं जिसमें कुछ ना कुछ टर्म टेम्परेचर का है और कुछ ना कुछ टर्म वॉल्यूम का है। फालतू की और चीजें नहीं है। फालतू चीजों में जैसे प्रेशर ना है, प्रेशर नहीं आना चाहिए, प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस बार वॉल्यूम की। टेम्परेचर तो दोनों में कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर है तो यहाँ वॉल्यूम है। तो अगर मैं वॉल्यूम वाला फॉर्मूला निकालूंगा तो उसमें प्रेशर का कोई काम नहीं है, और अगर मैं प्रेशर वाला निकालूंगा तो उसमें वॉल्यूम का कोई काम नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं डेल्टा एस की वैल्यू टेम्परेचर के टर्म पे और प्रेशर के टर्म पे निकालूंगा। इसी को कहते हैं एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। आपसे पूछता है कि डिराइव करो या प्रूफ करो एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर या टेम्परेचर ऑफ वॉल्यूम। तो हम पहले निकालेंगे एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन एंट्रोपी कैसे? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सेम बहुत सरल डेरिवेशन है, इतना हार्ड कोई डेरिवेशन है नहीं। एक बार तुमने एक डेरिवेशन कर दिया तो दूसरा डेरिवेशन करना बहुत ज़्यादा क्या है? आसान है। स्टार्ट करते हैं। सबसे हमें याद रखना, हमें ये जान देना है कि हमें भाई साहब चाहिए क्या? टेम्परेचर और सिर्फ वॉल्यूम। हमें प्रेशर वाला टर्म आएगा, इसको हटाना पड़ेगा, राइट। और कोई भी ऐसा टर्म नहीं चाहिए जिसपे जो भी चीज़ किससे रिलेटेड हो? प्रेशर से रिलेटेड हो। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान देना है? हमें एक चीज़ पता ही है कि चेंज इन एंट्रोपी बराबर होती है हमारे चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर। ये वाले फॉर्मूले से हम शुरू करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमें अगर एंट्रोपी का कोई भी डेरिवेशन करना है मैं स्टार्ट इसी फॉर्मूले से करूंगा। मुझे पता है एंट्रोपी का चेंज क्या होता है? चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर। तो मैं स्टार्ट इसे करूंगा। तो मैं कहूँगा लेट अस सपोज इज एन ए सिस्टम, ऐसे स्टार्ट होगा। लेट अस सपोज दैट इन एनी system the change in heat is dq is change in heat is dq। मैंने बहुत छोटा चेंज दिया, हम बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्या लूँगा? मैं बहुत ज़्यादा क्या लूँगा? छोटा चेंज लूँगा, क्योंकि बाद में इंटीग्रेट ही करा जाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो चेंज कितना आएगा? dq चेंज आएगा, राइट। और टेम्परेचर टी है, टेम्परेचर टी एट टेम्परेचर टी टेम्परेचर मैंने मान दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी होता है। तो ये मानूंगा कि उसमें टी टेम्परेचर पे उसने कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट में उसमें चेंज आएगा। डी क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो आप डिपेंड करता है किस चीज़ में आती है। मैं उनका पॉजिटिव ही, क्योंकि आखिरी मेरे को साइन कन्वेंशन में प्लस माइनस न्यूमेरिकल के हिसाब से डालना है, तो मैं प्लस ही डी क्यू अपॉन क्यों मैं फालतू में माइनस करूँ जब मेरे को आखिरी में प्लस माइनस डालना ही है। ठीक है, तो एट टेम्परेचर डी, सो चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी कितना चेंज आएगा? एंट्रोपी का चेंज क्या होता है? हमें पता है एंट्रोपी का चेंज निकलेगा डी एस इक्वल टू, बहुत छोटा सा है, तो डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी आएगा, राइट। डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, ये तो होता है एंट्रोपी का चेंज। बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है? मुझे इसमें किसकी वैल्यू चाहिए? देखो मुझे चाहिए डी क्यू की वैल्यू। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? डी क्यू की वैल्यू चाहिए। मेरे को डी एस इक्वल टू मान लेना, तो इसको इक्वेशन ए बोल देता हूँ। अब मेरे को डी एस के लिए टी की तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती, फॉर्म मुझे चाहिए डी क्यू की वैल्यू। डी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ये तो होता है अगर छोटा सा हीट है तो छोटा सा इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा, छोटा सा वर्क आएगा। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी क्यू इक्वल टू आ जाएगी डी यू माइनस डी डब्ल्यू, डी यू माइनस डी डब्ल्यू। अब मुझे छोटी सी चीज़ होता है, इसको वाले क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब मेरे को डी क्यू और डी यू माइनस डी डब्ल्यू आई है, लेकिन मेरे को किस, अब देखो, लेकिन मैं डायरेक्टली ये भी नहीं रख सकता, क्यों रखता है, क्योंकि मेरे को डी यू की वैल्यू क्या है कुछ नहीं पता है, डी डब्ल्यू मैं निकालता फिरूंगा, इसलिए मैं और ज़्यादा डिराइव करूंगा कि मेरे को क्या क्या मिले। एक टर्म मिले मुझे टेम्परेचर का, जो कि तो है बट मेरे को सी, और एक टर्म मुझे मिला वॉल्यूम का। अभी भी मेरे को वॉल्यूम का टर्म कहीं नहीं मिला है, लेकिन वॉल्यूम का टर्म आ सकता है, दोनों जगह से वॉल्यूम का टर्म आएगा। तो मैं डी यू की वैल्यू को भी चेंज करूंगा और डी डब्ल्यू की वैल्यू को भी चेंज करूंगा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू चेंज करने के लिए मैं स्टार्ट करूंगा किससे, वर्क से। मुझे पता है इम्प्लाइज दैट डी डब्ल्यू होता है माइनस पी डी वी, ये तो होता है माइनस पी डी वी, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, पी प्रेशर आ गया, मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे प्रेशर चाहिए नहीं, बट यहाँ पे तो प्रेशर आ गया, दिक्कत है। तो मैं इस इक्वेशन को हटाने में क्या करूँगा, मैं कहूँगा सिंस पी वी इक्वल टू आर टी, यहाँ एन इक्वल टू 1 है, 1 मोल की बात कर रहा हूँ, आइडियल गैस दिया मैंने। अब P इक्वल टू आर टी होता है, तो अगर यहाँ से मैं P को रिप्लेस करूँ तो आ जाएगा आर टी अपॉन वी, कितना आएगा आर टी अपॉन वी, ये तो आएगा P की वैल्यू कितनी आएगी आर टी अपॉन वी। इस P की वैल्यू को अगर मैं इस वाली इक्वेशन नंबर 2 में डालता हूँ तो डी डब्ल्यू इक्वल टू मुझे मिलेगा माइनस आर टी अपॉन वी डी, राइट, माइनस आर टी अपॉन डी डी, ये मेरे को मिल चुकी है किसकी, डी डब्ल्यू की वैल्यू मिल चुकी है। तो ये डी डब्ल्यू वैल्यू में मेरे को क्या क्या मिल चुका है, मेरे को वॉल्यूम वाला टर्म मिल चुका है और मेरे को टेम्परेचर वाला टर्म भी मिल चुका है। और इसमें भी सोचते हैं कि वैसा मेरे पास यहाँ पे डी वी है, क्या है डी वी, डी वी को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा मेरे को वॉल्यूम वाला टर्म चाहिए, जो कि यहाँ पे था नहीं, बट हम यहाँ पे अब ला चुके हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है डी यू की वैल्यू आनी, किसकी वैल्यू, डी यू की वैल्यू, डी यू की वैल्यू कहाँ से आएगी, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डी यू की वैल्यू चाहिए। तो डी यू की वैल्यू के लिए मैं बहुत ही बढ़िया इक्वेशन इस्तेमाल करूँगा, जो कि होता है सी वी इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इस इक्वेशन से हेल्प करूँगा मैं, तो यहाँ से भी डी की वैल्यू आ जाएगी सी वी डी टी, इसे बोल जाएंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखो मेरे को साइंस मिल गई है, मेरे को इक्वेशन 1 में रखने के लिए डी क्यू की वैल्यू ये है, और इक्वेशन इसमें रखने के लिए डी यू के लिए वैल्यू आ चुकी है ये, और डी डब्ल्यू के लिए वैल्यू आ चुकी है ये। तो पुट करेंगे हम आराम से इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, डी क्यू इक्वल टू डी यू की जगह मैं रखता हूँ सी वी डी टी, सी वी डी टी। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डी डब्ल्यू की जगह आ जाएगा प्लस आर टी अपॉन वी डी वी, प्लस आर टी अपॉन वी डी वी आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो ये आ चुकी है डी क्यू की वैल्यू। अब इस डी क्यू को मेरे को पुट करना है इक्वेशन ए में, तो फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए, तो जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो डी एस इक्वल टू आ जाएगा सी वी डी टी प्लस आर टी डी वी अपॉन वी, और जो अपॉन का टी है इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो अपॉन टी इधर और एक अपॉन टी इधर, और ये टी से ऑब्वियसली ये अपॉन टी इसके साथ ले लेते हैं वी टी, और इस टी से ये टी कट जाएगा, तो डी एस की वैल्यू आ जाएगी सी वी अपॉन टी डी टी प्लस आर अपॉन वी डी वी, इसको हो जाएंगे इक्वेशन नंबर एक्स। ये मेरी बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डी एस इक्वल टू सी वी टी टी, सी वी अपॉन टी डी टी और आर अपॉन वी डी वी। यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ आनी चाहिए ना कि देखो सर इस वाली की तुम्हें समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है तो कोई अगर मैथ से इसको अच्छे से आ जाए तो उसको एक बार समझ में आनी चाहिए थी कि यार सर यहाँ पे डी वी है तो वी तो चलो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, आर वी तो कांस्टेंट है उसका तो डिफरेंशियल है वो तो बाहर निकल जाएगा। सर टी टेम्परेचर वेरी तो करेगा, क्योंकि हम 3 दिन टेम्परेचर में फंक्शन आ रहे हैं तो टेम्परेचर वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि डी टी तो इधर है और डी टी के साथ टी का टर्म है नहीं, तो लेकिन यहाँ पे से हमें वो टी का टर्म भी आ गया और यहाँ से जो टी एक्स्ट्रा था वो भी हट गया, तो हमारी डी एस की वैल्यू आई सी वी अपॉन टी डी टी प्लस आर अपॉन वी डी वी। अब मुझे करना है बस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट क्या रहेगी, लिमिट रहेगी टेम्परेचर की, इसे इंटीग्रेट करते हैं टी एस, चेंज इन पहले मान लेता हूँ S1 फिर मान लेता हूँ S2, ठीक है। ये है टेम्परेचर, मान लेते हैं टेम्परेचर पहले था T1 फिर हो गया T2, तो सी वी अपॉन टी डी टी
प्लस ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम मान लेता हूँ पहले था V1 फिर हो गया V2 R अपॉन V डी। अब मुझे बस इंटीग्रेट करना है, ये तो आ जाएगा S1 से S2 राइट। इसमें क्या होगा ध्यान देखना, CV कांस्टेंट हीट, इसके तो नाम पे ही क्या है कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके तो नाम पे ही क्या है कांस्टेंट है, तो CV तो बाहर आ जाएगा। और 1/T का डिफरेंशियल होता है LNT, लॉग टी नहीं होता है, अगर लॉग ले रहे हो तो बेस ले लेना E, लॉग बेस E पूरा साफ लिखना, लॉग बेस E। अगर तुम केमिस्ट्री में सिर्फ लॉग लिखे रहते हो तो हम समझते हैं कि इसका बेस 10 है ना कि E, और 1/T का डिफरेंशिएशन लॉग बेस E होता है जिसको हम मेनली LN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये गलती मत करना, यहाँ पे लॉग लिख देने का, क्योंकि अगर तुमने लॉग लिख दिया, अगर लॉग लिख रहे हो तो साथ में E लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना नहीं तो LN लिखो। मैं कभी भी हमेशा लॉग ई लिखता हूँ, बहुत कम जगह में लॉग ई लिखता हूँ, ज़्यादा LN ही लिखता हूँ, नेचुरल लॉग। ऐसे प्लस यहाँ तो गैस कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और 1/E का यहाँ भी क्या हो जाएगा LN बी, और दोनों जगह लिमिट T1 से T2 और यहाँ V1 से V2 जाएगी। बस थोड़ा सा और छोड़ना है, कैलकुलेशन बची है और आ गया हमारा आंसर, फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 इक्वल टू CV, तो ऐसा ही है CV। अब ध्यान से अगर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें ये रूल पता है, वैसे तो डायरेक्टली तुम ऐसे भी कर सकते हो कि LNT को पहले LNT2 माइनस LNT1 रखो, लेकिन अगर LN के ऊपर में ऐसा T1 अपॉन माइनस पर रहता है तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू होती है LNT2 अपॉन T1। अगर ये समझ नहीं आया तो इसको मैं बताता हूँ हुआ कैसे, LN अपर लिमिट माइनस LN लोअर लिमिट हुआ। हमें पता है LNX माइनस LNY क्या होता है, LNX अपॉन Y। बस ये चीज़ को मैंने पहले डायरेक्टली ही लिख दिया, ये नियम होता है, तो डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा ही सेम काम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, तो प्लस R, और इसको भी लिख दिया मैंने LN V2 अपॉन V1। यही तुम्हारा क्या है फॉर्मूला है, इसको मैंने बोल दिया डेल्टा एस इक्वल टू CV LN T2 अपॉन T1 प्लस R LN V2 अपॉन V1, ये तुम्हारा फॉर्मूला है राइट, फॉर 1 मोल के लिए। अब हमें पता है जनरली हम किस में काम नहीं करते हैं, LN में काम नहीं करते हैं, हमें नहीं पता LN2 कितना है, हमें पता है log 2 कितना है 0.301, हमें LN2 नहीं पता है, तो log में जब कन्वर्ट करूंगा तो बस मैं 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो डेल्टा एस इक्वल टू मुझे बस 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, अंदर वाली साइड से किस वन हो जाएंगे, लॉग बेस 10 वन हो जाएंगे, T2 अपॉन T1 प्लस R लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1। और अगर ये n मोल के लिए होता तो मैं n से ही मल्टीप्लाई कर देता। वैसे मेन फॉर्मूला ये होता है, इसी फॉर्मूले को हम बाद में डिराइव अलग अलग पॉइंट के लिए करेंगे, बट हमारा जो मेन फॉर्मूला है जो अभी अगली बार में इस्तेमाल करूंगा वो यही होगा, डेल्टा एस इक्वल टू CV LN T2 अपॉन T1 प्लस R LN V2 अपॉन V1। तो ये हमारा डिफरेंशियल तगड़ा हो चुका है। क्यों, अगर हम देख सकते हैं तो जो डेल्टा एस है इसकी वैल्यू कहाँ डिपेंड कर रही है, पहले टेम्परेचर में डिपेंड कर रही है, दूसरी वॉल्यूम में डिपेंड कर रही है, और कोई फालतू चीज़ है नहीं है। ये CV क्या कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम ही है, और R तो गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन आ चुका है एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब दोबारा सुनना कैसे होगा, डिवाइड करते हैं शुरू कैसे किया। हमने बोला कि कोई भी गैस है, हमने एक गैस को सपोज किया, गैस या कोई सिस्टम को सपोज किया जिसमें हमने हीट का जो एक्सचेंज चेंज दिखा है होगा DQ था। अब DQ अगर हीट एब्जॉर्ब हुई होगी तो प्लस होगा, नहीं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, किस जगह पे, इस जगह पे। और वो इतना कुछ ज़्यादा हम देखते नहीं है, हमें वैसे भी अगर हीट से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि DQ की वैल्यू हमें थोड़ी रखनी है, हमें टेम्परेचर की वैल्यू रखनी है। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, रिलीज होगी तो टेम्परेचर घटा होगा, तो हमें पता ही होता है, ठीक है। हमें बोला टेम्परेचर T में, तो हमें बताता है चेंज एंट्रोपी क्या होता है, DS अपॉन DS इक्वल टू DQ अपॉन T। अब मुझे DQ की वैल्यू चाहिए थी, कैसे टर्म में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में, तो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाया, DU इक्वल टू DQ प्लस DW। अब मुझे यहाँ से DQ इक्वल टू मिला DU माइनस DW। अब मेरे को इस जगह पे ना मेरे को मिली टेम्परेचर, ना मेरे को मिला वॉल्यूम, तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा वॉल्यूम तो मेरे को मिल जाएगा DW में से, तो मैंने DW इक्वल टू माइनस PD भी मिला, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई, ये प्रेशर का टर्म आ गया, जो कि मेरे को नहीं चाहिए था डेरिवेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की बात नहीं हुई है। तो मैंने PV इक्वल टू RT N इक्वल टू 1 था, नंबर ऑफ मोल 1 था, तो PV इक्वल टू RT आइडल गैस से मैंने P की वैल्यू रखी RT अपॉन V, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखा, तो DW की वैल्यू आ गई माइनस RT अपॉन V D। अब दूसरा था DU की वैल्यू मेरे को चाहिए थी, DU की वैल्यू मेरे को ऐसी चाहिए थी कि भाई मेरे को कहाँ मिले, या तो वो मिले मेरे को टेम्परेचर के टर्म पे या मिले वॉल्यूम के टर्म पे, मेरे को मिल गए दोनों के टर्म पे, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा रिलेशन होता था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है DU अपॉन DT। यहाँ से DU को तो आ गया CV DT, मेरी वैल्यू CV के टर्म पे मतलब वॉल्यूम के टर्म पे भी आ गया और टेम्परेचर के टर्म पे। मैंने सब होता है इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 को उठा के इक्वेशन 1 में रखा, DU की वैल्यू मेरे को आ गई, और इस इक्वेशन 1 को उठा के
इसकी वजह उठा के कार का इक्वेशन ए में रखा, तो मेरी ds की वैल्यू आ गई सी वी अपॉन टी डी टी प्लस आर वी अपॉन डी। अब मुझे इंटीग्रेट करना था क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा स्मॉल चीज़ है हमको, लेकिन बड़ा चाहिए था तो मैंने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने में मुझे पता है 1/t ln t होता है, 1/b ln b होता है। थोड़ा सा आगे पीछे क्या कैलकुलेशन किया, मुझे डेल्टा इज इक्वल टू सी वी ln t2 अपॉन टी1 प्लस आर ln v2 अपॉन डी1 मिल गई। ये मेरा क्या है फाइनल इक्वेशन है। ये तो मैं लॉग के टर्म पे तो एन मूल लोगे यहाँ एन से मल्टीप्लाई करोगे वो बात अलग बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यहाँ से शुरू करोगे इतना करके यहाँ तक तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर वो बोले लेकिन बोले कि भाई साहब टेम्परेचर वॉल्यूम नहीं, टेम्परेचर और प्रेशर में बताओ, टेम्परेचर और प्रेशर में बताओ कि भाई साहब एंट्रोपी टेम्परेचर और प्रेशर का भी क्या है फंक्शन है। तो मैं इतना दोबारा कुछ नहीं होगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग कहोगे सर यहाँ पे हमें बदलना पड़ेगा, v इक्वल टू क्या रखना है, यहाँ से देखो किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को v इक्वल टू चाहिए होगा ऐसा ऐसा, इतना कुछ नहीं करना है। मैं डायरेक्टली इसी इक्वेशन से शुरू करूँगा, मैं खाली इस v2 अपॉन इक्वल को चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट डेरिवेशन आएगा एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो इसके डेरिवेशन को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, तो मतलब एग्जाम में तो इतना आता है, ये बहुत बार आता है। पी वाई क्यू बोलना तो यही क्वेश्चन तो इतनी बार मिलता है, क्या होता है फिर बताओ। शुरू करते हैं। तो सिंस वी नो दैट, हम ऐसे शुरू करेंगे, सिंस वी नो दैट, इसका डेरिवेशन तो बहुत सारा है। सिंस वी नो दैट, देखो अगर देखो डिपेंड करता है, अगर मान लो तुम्हारे ये क्या सुना ये वाला एंट्रोपी का फंक्शन टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर ये आया 6 नंबर का, कितना नंबर का 6 नंबर का, तो बाढ़ जाए सिंस इज ज्यादा ना कि सिंस वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर देना, इसके आएगा करोगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया 15 नंबर का, तो यहाँ से अगर शुरू करोगे तो नंबर पूरे नहीं बनेंगे, तुम्हें इसे शुरू करना पड़ेगा, पहले दिखाना पड़ेगा एंट्रोपी फंक्शन टेम्परेचर और वॉल्यूम का, फिर यहाँ पहुँचोगे, फिर करोगे यहाँ पे रिप्लेस करके इस तरीके से। कब? जब 15 में नंबर के हिसाब से आंसर होता है, आंसर के हिसाब से नंबर नहीं होते, नंबर के हिसाब से आंसर होते हैं। नंबर कम है तो आंसर ज़्यादा लिखने की जरूरत है, या ऐसे लिखेंगे हो जाएगा, लेकिन नंबर ज़्यादा है तो भाई दिखाना पड़ेगा। 15 नंबर के लिए ज़्यादा पन्ने पड़ते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू सी वी अपॉन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, हमें पता है। और मुझे बस चाहिए वी टू, ये है ना कहाँ है वॉल्यूम का टर्म, ये रहा, मुझे बस वी टू अपॉन वी वन की वैल्यू इन द टर्म ऑफ प्रेशर चाहिए, इतना ही मेरे को चाहिए और कुछ नहीं करना है। तो मैं वही शुरू करता हूँ आइडियल केस से, सिंस पी वी इक्वल टू आर टी, पी वी इक्वल टू आर टी, यह छोड़ो पी इक्वल टू आर टी भी छोड़ो, मुझे पता है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बॉयल्स लॉ, जिसका रोल है बॉयल्स लॉ कि पी वी प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट होते हैं, राइट। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि P1 V1 किसी पॉइंट में प्रेशर, मतलब पॉइंट 1 पे जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई होता है वो पॉइंट 2 के प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब तुम कहीं भी जाओ किसी प्रोसेस में, तुम कहीं भी किसी भी पॉइंट में चेक करो, किसी भी पॉइंट में चेक करो, बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर उस पॉइंट के प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आएगा, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, मतलब बराबर आएंगे, वो दोनों सबके होंगे बराबर, चाहे तुम किसी भी पॉइंट पे चेक करो, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। तो मैंने ये कहा कि अगर बॉयल्स लॉ कहता है कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इनिशियल में पी मान लेते, इनिशियल में P1 V1 था, फाइनल में P2 V2 था, उनका प्रोडक्ट आएगा इक्वल आएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, V2 अपॉन V1 की। तो यहाँ से अगर मैं V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकालूँ, V2 अपॉन V1 किसके इक्वल आ जाएगी, P1 अपॉन P2। और अगर ये ध्यान अगर कभी कभी भूल जाओ कि किसके इक्वल होती है, तो हमें बताना चाहिए कि प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 2 होगा, 1 नीचे है तो यहाँ ऊपर है, यहाँ 2 नीचे है तो यहाँ 2 ऊपर है, ऐसा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बस मुझे रिप्लेस ऐसे करना है, या तो मैं ऐसे कर सकता था, डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत है इस वाली इस वाली रिप्लेस दिक्कत क्या है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे P1 अपॉन P2, बट ये का इसका क्या करोगे, ये CV, इसका क्या करोगे, या तो तुम ये वाला रूल लगाओ, CP माइनस CV इक्वल टू NR। यहाँ से तुम CV, अगर तुम यहाँ से CV की वैल्यू निकालोगे तो R माइनस कितनी आएगी, R प्लस CP आ जाएगी, या तो तुम ये रखो, राइट। लेकिन इतना झमेला करने की आवश्यकता नहीं है,
मैं बताता हूँ इसको करने का छोटा तरीका, जिससे तुम्हें इससे जमीन में ही पड़ोगे। तुम बॉयज़ लॉ का ही मैं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि मैंने जब अपने टाइम पे पढ़ा था मैंने भी ऐसा ही समझा था कि मैं बस V2 अपन V1 को P1 अपन P2 रखता था। कहाँ समझा था मैंने पढ़ा था इस यहाँ। अगर यहाँ तो केमिकल काइनेटिक्स में जो क्वेश्चन आते थे जैसे 2.303 RT लॉग क्या आती थी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, याद आता है। इसको अगर हम देखें तो वॉल्यूम अपॉन V2 अपॉन V1 आता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। जब ये प्रेशर में कन्वर्ट करते थे तो इसको डायरेक्ट में कहते थे P1 अपॉन V2 करते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा वॉल्यूम का टर्म नहीं था। यहाँ पे मैं करूँगा कि यहाँ पे ये तो है, ये CV तो कांस्टेंट, ये तो वॉल्यूम टर्म है ना, ये टर्म तो वॉल्यूम का ही है। इसको तुम कैसे करोगे चेंज, इसको तुम कैसे करोगे? तो इसको करने के लिए हम क्या लेते हैं, आइडियल गैस की इक्वेशन लेते हैं। इसकी इक्वेशन लेते हैं, आइडियल गैस की इक्वेशन लेते हैं। मैं पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का तो अभी भी रूल फॉलो करूँगा। तो हमें पता है पी वी इक्वल टू आर टी है, राइट। तो मान लेते हैं P1 V1 में, मतलब पहले प्रेशर वाले में R तो कांस्टेंट रहेगा, ये T1 था, राइट। मतलब P1 V1 R T1, फर्स्ट पॉइंट में प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था इनिशियल में। हाँ, इनिशियल में स्टार्टिंग के टाइम जब सिस्टम की थोड़ा सा प्रोसेस शुरू होगी थी, प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था। और फाइनल जब लगभग खत्म ही हो गया था हमारी प्रोसेस, उस टाइम में प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया और ये R T2 हो गया, राइट। इसे बोलते हैं इक्वेशन 1, इसे बोलते हैं इक्वेशन 2। मुझे क्या चाहिए, V2 अपॉन V1 डिवाइड कर दूँ, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, V2 P1 ऐसे P2 V2 अपॉन P1 V1 इक्वल टू R T2 अपॉन R T1। R से R गया, अब मुझे V2 अपॉन V1 लीजिए, ये जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगी वो P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, ये आ जाएगी मेरी वैल्यू। आई बहुत ही बढ़िया, P1 अपॉन P2 इक्वल टू T2 अपॉन T1। अब सवाल क्या आएगा, अब कई लोग सोच लेंगे सर अभी भी तो CV की तो वैल्यू आई नहीं। बेटा आ चुकी है, अब कैसा है ये बताता हूँ। CV की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, चलो इसको पुट तो करते हैं एक बार। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू CV ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln, अंदर देखना क्या है, अंदर है क्या P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1, राइट। अब अगला देखो, यहाँ पे देखो ln log A इंटू बी, log A इंटू बी क्या होता है, log A प्लस log B। कन्वर्ट करो, डेल्टा एस इक्वल टू CV ln T2 अपॉन T1 प्लस R, अंदर ही अंदर क्या हुआ, log टूटा दो में, log A प्लस log B, राइट। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब R को अंदर भेजो, तो डेल्टा एस इक्वल टू CV ln T2 अपॉन T1 प्लस पहला टर्म आएगा R ln P1 अपॉन P2 प्लस दूसरा टर्म आएगा R ln T2 अपॉन T1। आ गया, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, ये पहले वाले टर्म को और आखिरी वाले टर्म को गौर से देखो, क्या कॉमन है इसमें, ln T2 अपॉन T1 कॉमन है, बाहर निकालो। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या कॉमन था, ln T2 अपॉन T1 कॉमन था, बचा क्या, यहाँ से बचा CV, यहाँ से बचा R, तो क्या बचा CV प्लस R, और यहाँ क्या बचा है प्लस R ln T1 अपॉन T2। सिंस क्या होता था, CP माइनस CV इक्वल टू R होता था, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ CV प्लस R की वैल्यू, तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV प्लस R हो जाएगा। मतलब CV प्लस R की जगह तुम CP लिख सकते हो। तो डेल्टा एस इक्वल टू ln T2 अपॉन T1, इसकी जगह मैं लिखूंगा CP प्लस R ln P1 अपॉन P2। CP को आगे लिखो, डेल्टा एस इक्वल टू CP ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln P1 अपॉन P2। ये आ गई मेरी हमारा क्या फॉर्मूला, कि क्या आया फॉर्मूला, डेल्टा एस इक्वल टू CP ln T2 अपॉन T1 इक्वल टू R ln P1 अपॉन P2। अब इसको ध्यान से दो तो क्या दिख रहा है, चेंज एंट्रोपी ये इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये भी अब CP है जो कि होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे जो CP था, यहाँ पे जब देखो इजी है, जब वॉल्यूम का टर्म है तो CV आएगा और जब प्रेशर का टर्म है तो CP आएगा। मैं बोल सकता था ऐसे भी रिप्लेस हो जाएगा। कई लोग बहुत देखेंगे क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ लगाओ,
क्या होता है P1V1 इक्वल टू P2V2, यहाँ से V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 लिखो। और तुम्हें पता है कि सर CV आता है, CV तो वॉल्यूम में आता है, तो CV इक्वल टू CP, ये डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये गलत है, जो सही है वो ये है। इस तरीके से यहाँ पे ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप था जहाँ पे हमारा CP किस में कन्वर्ट होता है, CV में। तो ये तरीका ज़्यादा क्या इफेक्टिव क्या और सही भी यही तरीका है। जो शॉर्ट ट्रिक ऐसे लोग बताते हैं वैसे एक्चुअल में गलत होती है। तो हुआ क्या, दोबारा एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले मैंने पकड़ा वही वाली अपनी पुरानी क्वेश्चन है। अगर ये 15 मार्क्स का 6 मार्क्स का है तो इतना करो बहुत है, लेकिन अगर 15 मार्क्स का है तो तुम्हें शुरू से करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हमने पकड़ा वो वाली क्वेश्चन, अब मुझे था कि वॉल्यूम ड्राइव करना था, तो मैंने पकड़ा था PV इक्वल टू RT। तो इनिशियल में P1V1 RT1, R तो कांस्टेंट रहता है, और फाइनल में P2V2 RT। ओके, इक्वेशन अब मेरे को चाहिए था V2 1, तो इक्वेशन 2 1 को डिवाइड किया, मेरे को V2 1 की वैल्यू P1 P2 इंटू T2 T1। जब पुट करी तो आप इस तरीके से देखना कि जब P1 P2 है ये एक टर्म है और ये T2 T1 दूसरा टर्म है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा ये वाला क्या, log A इंटू बी इज इक्वल टू log A प्लस log B। एन में और लॉग में बेसिक फॉर्मूले तो दोनों में सेम ही काम करते थे। ये वाला फॉर्मूला लगा, यहाँ से अलग अलग हुए, आर अंदर मल्टीप्लाई किया। अब फिर देखो इस वाले टर्म पे और इस वाले टर्म पे एक चीज़ कॉमन थी जो था ln T2 T1, मैंने कॉमन लिया, अंदर था CV प्लस आर, फिर इस रिलेशन से CV प्लस आर की वैल्यू CP आई और ये आर फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। तो ये थे वो दो डेरिवेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, राइट। और ये दो फॉर्मूले आपको याद रखिए, ये था कॉन्स्टेंट एज एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और ये था एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दो डेरिवेशन आने जरूरी है, इनमें से कोई ना एक डेरिवेशन पक्का गारंटी कर देता हूँ तो आपके एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। ओके, तो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते हैं, इनसे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, बट ये डेरिवेशन तो हमेशा ही आते हैं, ठीक है। अच्छा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता है लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।